बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो चैप्टर 13 का रिड्यूस सिलेबस नोट कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं आपको कंप्लीट, क्योंकि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। नंबर 1 है इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ डेफिनेशन ही काफी है। नंबर 2 ओहम्स लॉ। नंबर 3 है रेजिस्टेंस। नंबर 4 है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल। नंबर 5 है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपके ये टॉपिक हैं, और जो एक्सक्लूडेड हैं नंबर 1 अफेक्टेड फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, बड़ा टॉपिक नहीं है। नंबर 2 पावर एंड एनर्जी ऑफ रेजिस्टर्स। ये दो टॉपिक जो न्यूमेरिकल बेस्ड थे वो निकाल दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी भी तार में, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में 1 सेकंड के दौरान जितना चार्ज फ्लो होता है, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसको आई से जाहिर किया जाता है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, amount of charge flowing through a wire in 1 second is called electric current, या फिर यूं कहेंगे the rate of flow of electric charge through a conductor या through a wire per unit time is called electric current। इसकी जो यूनिट है SI यूनिट, वो एम्पियर है। एम्पियर होती है कॉलम, स्पेलिंग देख लीजिएगा, पर यूनिट टाइम। 1 एम्पियर करंट का मतलब है 1 सेकंड में किसी तार में से 1 कॉलम चार्ज फ्लो हो। अगर किसी तार में 1 सेकंड के दौरान 1 कॉलम चार्ज फ्लो होगा तो ये 1 एम्पियर कहलाएगा। करंट की टाइप्स, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं। बैटरी के नेगेटिव से, देखिए ये आपकी बैटरी है, आपकी बैटरी, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका, ये काला काला, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। अगर अगर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, जैसे मैं यहाँ सेल बना लेता हूँ, सिंपल बैटरी, ये आपका एक, ये सेल की कैप पॉजिटिव होती है और ये बैक साइड जो है नेगेटिव होती है। याद रखिएगा, अगर करंट जो है वो इस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो हो, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। और अगर बैटरी के पॉजिटिव से, ये नेगेटिव है बैक साइड, अगर करंट जो है वो इससे उलट हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो, तो ये कहलाएगा कन्वेक्शनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। और कन्वेक्शनल करंट यानी रवायती करंट क्या होता है? करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा, बैटरी की वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी, हम कहेंगे कि बैटरी के दोनों एंड्स पर, एक एंड ये है और एक एंड ये है, बैटरी के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये -6 होगा और ये +6 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इसका 12 वोल्ट होगा। तो यहां पर आपने सीखा था ओहम्स लॉ। सेकंड, ओहम्स लॉ है द अमाउंट ऑफ करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor. The amount of current flowing through a wire is directly proportional to the potential difference across the ends of wire if the physical conditions of wire are kept constant. अगर तार की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रख दी जाए, फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या है? नंबर 1, नेचर ऑफ वायर सेम हो, यानी अगर आपने कॉपर की तार दिखाई है तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कॉपर की वायर हो, उसमें किसी भी और मेटल की मिक्सिंग ना हो। मिक्सिंग ऑफ एनी मेटल इन अनदर मेटल इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग ना हो। एक मेटल की जो वायर वो प्योरली
पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान वही इस्तेमाल हो। नंबर 2, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर की जो मोटाई है, आपने वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, चेंज नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट के शुरू में ये ना हो कि ये पतली तार हो और बाद में आप इसे मोटी कर दें। नंबर 1, नेचर ऑफ वायर कांस्टेंट होनी चाहिए। नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए तार का। नंबर 3, तार की लेंथ जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर तार आपने 1 मीटर ली है तो 1 मीटर ही थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए। 1 मीटर लंबी तार के दोनों एंड्स पर जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उसमें उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, करंट की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उतना ज्यादा होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उन एटमों के आउटर मोस्ट शेल से ही निकल के आगे फ्लो करते हैं। अगर आपने फर्ज कीजिए ये तार है जिसके अंदर सारे मेटल के एटम है, यहाँ पर आपने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया है, यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो आपने दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, वर्क करने की एबिलिटी पैदा हो गई है। ये नेगेटिव चार्ज जो है सारे इलेक्ट्रॉनों को, इस तार के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। इधर नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा और इधर जो है पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। राइट वर्ड जो है करंट इलेक्ट्रिक करंट होगा और लेफ्ट वर्ड करंट जो है वो कन्वेक्शनल करंट होगा। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने की वजह से ये तार गर्म हो सकती है। याद रखिएगा कि तार जो भी इस्तेमाल करेंगे उसका टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। एक और लिमिटेशन है कि तार में बल नहीं पड़ने चाहिए, तार में बल नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि तार में जब बल पड़ते हैं, याद रखिएगा तार में इस ट्विस्ट आते हैं, तो देखा गया है कि करंट के फ्लो करने की वजह से इन ट्विस्ट के दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तार में गुजरने वाले करंट को रोकने की कोशिश करती है। तो तार में ट्विस्ट नहीं होने चाहिए, बल नहीं होने चाहिए। बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, फिजिकल कंडीशंस बहुत सारी हैं जो कांस्टेंट रखी जाती हैं। ओहम्स लॉ क्या था, मैं फिर रिपीट करता हूं, किसी तार में बहने वाला करंट उस तार के दोनों सिरों के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए। फिजिकल कंडीशंस का मतलब ये होता है कि तार का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, लेंथ सेम रहनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए, नेचर ऑफ मटेरियल सेम रहनी चाहिए और उसमें ट्विस्ट नहीं होने चाहिए। तो आपने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के एज यूजुअल क्या करना है, कांस्टेंट लिखना है। और ये कांस्टेंट याद रखिएगा, ये कांस्टेंट उस तार की, उस कंडक्टर की कंडक्टेंस को जाहिर करता है, कंडक्टेंस ऑफ द वायर, के फॉर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जितनी ज्यादा होगी तार में करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, कंडक्टेंस जितनी ज्यादा होगी तार में करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा और तार की रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। कंडक्टेंस ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती। दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द वायर। एंड कंडक्टेंस याद रखिएगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी तार की वो एबिलिटी है किसी कंडक्टर की। देखो, हर तार कंडक्टर भी है, हर तार रेजिस्टर भी है, हर बंदा हीरो भी है और हर बंदा विलन भी है। मैं किसी को अच्छा लगता हूं और किसी को बुरा भी लगता हूं। जिसको मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं उसे मैं कम बुरा लगता हूं, जिसको मैं कम अच्छा लगता हूं उसे मैं ज्यादा बुरा लगता हूं। याद रखिएगा, इस तरह हर मटेरियल में दोनों खूबियां छुपी हैं। मैं बचपन में कहा करता था कि ये बहुत बड़ा गुंडा है लेकिन इसके अंदर बड़ा शरीफ आदमी छुपा हुआ है, और वो शरीफ आदमी छोटा सा है, और अंदर का शरीफ आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो गुंडा वैसे वैसे छोटा होता जाता है। याद रखिएगा, हर तार कंडक्टर भी है और हर तार रेजिस्टर भी है। तार की कंडक्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस, मज़ाहमत उतनी कम होगी।
तो आपने ये आर इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आई आर इज इक्वल टू वोल्टेज आया, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। ये है ओहम्स लॉ बच्चों वाला। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम होती है। तो यहां पर एक नई टर्म पैदा हो गई, एक नई टर्म ने जन्म ले लिया, और वो क्या है? रेजिस्टर। कोई खास चीज नहीं होती, हर तार जिसमें करंट गुजरता हो वो थोड़ा बहुत या ज्यादा करंट को रोकने की कोशिश करती है। आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी वेन्स हैं, नालियां, जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। अगर आपके वेन्स में ब्लड की सर्कुलेशन बिल्कुल स्मूथ हो तो आप कहेंगे अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, और अगर अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, नालियां तंग होती जाएंगी और ब्लड का फ्लो जो है वो कम होता जाएगा। इसी तरह किसी भी तार में करंट का फ्लो जो है उस सूरत में कम होता है जब तार की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। अब रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा होती है हमें ये देखना है। तो रेजिस्टर क्या है? हर वो तार जिसमें करंट गुजर सकता हो रेजिस्टर कहलाती। एवरी वायर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। एवरी वायर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टर। अब दो बातें हैं, हर तार जो करंट को अपने अंदर से गुजारने की एबिलिटी रखे वो रेजिस्टर है। रेजिस्टर कोई स्पेशल मटेरियल नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, तार की रेजिस्टेंस को शो करने के लिए इस तरह कर देते हैं। ये रेजिस्टर की अलामत है और कुछ नहीं है। हर तार रेजिस्टर है, और रेजिस्टेंस याद रखिएगा तार के करंट को अपोज करने की एबिलिटी है। द एबिलिटी ऑफ अ वायर ड्यू टू विच द वायर अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट या इन इट इज कॉल्ड, लिखिएगा, द एबिलिटी ऑफ अ वायर ड्यू टू विच द वायर अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ओहम्स लॉ की मदद से भी डिफाइन कर सकते हैं। इस में R इज इक्वल टू V अपान आई। V क्या है? किसी तार के दोनों सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है? उसमें बहने वाला करंट। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखनी है ना ऑथेंटिक, वो क्या है? द रेशियो बिटवीन potential difference across the ends of a wire, the ratio between potential difference across the ends of a wire and amount of current flowing through the wire is called resistance of the wire। और इसकी जो यूनिट है ना मेरे बच्चों, वो ओहम है। इसकी अलामत ये है, अगर किसी तार के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, अगर किसी तार के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और उसमें उसकी वजह से 1 एम्पियर करंट गुजरता हो, तो हम कहेंगे तार की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। When the potential difference across the ends of a wire is 1 volt and due to which 1 ampere current flows through the wire, the resistance of wire is called 1 ohm. The resistance of wire is 1 ohm when the potential difference across the ends of wire is 1 volt and 1 ampere current flows through the wire. अच्छा, यहां पर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस से निकाल दिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है बच्चों। ये 2 टॉपिक हमारे निकाले गए। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, सारे न्यूमेरिकल इसी पर डिपेंड करते हैं। आपके आज तक 20 ईयर पेपर में हर साल जो न्यूमेरिकल आए हैं वो इन्हीं टॉपिक से आए हैं।
और बड़ी हैरत की बात है कि यहां से न्यूमेरिकल वाले टॉपिक निकाल दिए गए। हम आज आगे करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मेन हेडिंग डालेगा नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन। आज ही याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स की ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट का सेम पाथ होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर resistors having same path of electric current is called series combination. The combination of two or more resistors having same path of electric current is called series combination. For example, आपने तीन रेजिस्टर्स आपस में जोड़ रखे हैं। एक रेजिस्टर आपके पास ये है R1, दूसरा R2, तीसरा R3। अच्छा, ज़हन में रखिएगा, इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, और इन तीनों को आपने एक बैटरी के साथ भी, वोल्टेज सोर्स के साथ भी, जिसकी वोल्टेज V है, जोड़ रखा है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। और ज़हन में रखिएगा, यहां से चार्ज सप्लाई होगा, यानी करंट जाएगा, और जितना करंट इसमें से गुजरेगा उतना ही करंट इसमें से भी गुजरेगा, और उतना ही करंट इसमें से भी गुजरेगा। मान लीजिए ये करंट यहाँ टांके लगे हैं, टांके रेजिस्टर्स के कनेक्शंस हैं। आप इसे ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, इसको डी कह दीजिए। तो आपके ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टर लगा है ना, वो R1 है, इसकी वोल्टेज V1 होगी। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, याद रखिएगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और ये V2 है, और ये जो वोल्टेज है ये V3 है। करंट सेम रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको लिखना हो, नंबर 1, करंट जो है वो सेम होगा तमाम रेजिस्टर्स में, और कितना होगा, जितना बैटरी ने दिया है। I1 भी I के बराबर, I2 भी I के बराबर, I3 भी I के बराबर। तीनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। और नंबर 2, वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलना चाहिए, वोल्टेज बोल सकते हो, चलो वोल्टेज बोल देते हैं। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट्स कैसे? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी, बैटरी की वोल्टेज कितनी है V, पहले को V1 मिलेगी, दूसरे को V2 मिलेगी, तीसरे को V3 मिलेगी। याद रखिएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जैसे आपने कैपेसिटर में पढ़ा था। नंबर 3, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। नेट रेजिस्टेंस लिख देता हूं। हम जानते हैं कि V जो है वो IR के बराबर है। गौर कीजिएगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ना, उसको वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सब में करंट क्या है, सेम है। सब में करंट सेम है, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना बड़ा रेजिस्टर होगा, जितना खौफनाक रेजिस्टर होगा, जितना करंट रोकने वाला रेजिस्टर होगा, रेजिस्टर बड़ा छोटा नहीं होता, जिसमें करंट को रोकने की एबिलिटी ज्यादा हो वो रेजिस्टर बड़ा होता है। चुनांचे अगर आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो इस इक्वेशन में, जिसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। V की जगह IR, V1 की जगह I1 R1, I2 R2 V2 की जगह, और I3 R3। आप जानते हैं I1 की जगह भी I लिख सकते हैं, I2 की जगह भी I लिख सकते हैं, I3 की जगह भी I लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चों, यहां से I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3
लेफ्ट साइड पर आपके पास आई आ रहा है, ये आई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास नेट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, तमाम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस के एडिशन के बराबर। कंक्लूजन लिखो, नेट रेजिस्टेंस क्या है, सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। नेट रेजिस्टेंस क्या है, सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था कि ऐसी कॉम्बिनेशन होती है जिसमें करंट का रास्ता एक ही होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टर which have same path of current. The combination of two or more resistors, those have same path of electric current. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इससे उलट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स की ऐसी कॉम्बिनेशन है जिनमें इन रेजिस्टर्स का करंट का रास्ता अलग हो जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टर्स, those have distributed path of current. The combination of two or more resistors in which path of current is distributed, whereas potential difference across each resistor remain the same. Whereas potential difference across each resistor remain the same. ये बात याद रखिएगा कि करंट जो है इनमें तकसीम हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसको करंट कम मिलता है। फर्ज कीजिए ये तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3 में, और ये तीनों रेजिस्टर्स आपस में इस फिगर के मुताबिक पैरेलल जुड़े हैं। ये रेजिस्टर R1 है, ये R2 है, ये रेजिस्टर R3 है, और आपने इन तीनों रेजिस्टर्स को एक ही वोल्टेज सोर्स यानी एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और बैटरी की वोल्टेज V है। बैटरी यहां से करंट प्रोवाइड करेगी, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरह से गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, और यहाँ ये करंट आई है, और यहाँ जो है तीन रास्ते हैं, तीन पाथ्स हैं। इन तीनों पाथ्स में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले वाले को I1 मिलेगा, दूसरे वाले को I2, तीसरे वाले को I3। याद रखिएगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है उसको करंट ज्यादा मिलता है। ये करंट इनमें से गुजरने के बाद यहां पर फिर कंबाइन हो जाता है। दिस इज जंक्शन, और उसके बाद ये इस बैटरी को वापस सर्कुलेट हो जाता है। यहां याद रखिएगा कि तीनों रेजिस्टर्स में करंट जो बैटरी ने भेजा है वो तीनों में उनकी रेजिस्टेंस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तकसीम हो गया है। लेकिन अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर is same and equal to the potential difference of बैटरी या वोल्टेज सोर्स। बैटरी की वोल्टेज V है तो पहले रेजिस्टर को V1 मिलेगा इतना ही, दूसरे को भी इतना ही मिलेगा, और तीसरे को भी इतना ही मिलेगा। मान लीजिए ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो पहले को भी 12 वोल्ट मिलेगा, दूसरे को भी 12 वोल्ट मिलेगा, तीसरे को भी 12 वोल्ट मिलेगा। बिल्कुल कैपेसिटर की तरह ही कॉम्बिनेशन है। वहां चार्ज की बात होती है और यहाँ पर करंट की बात होती है।
नंबर 2, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट अमंग ईच कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। याद रखिएगा कि बैटरी ने जो करंट दिया है वो तीनों रेजिस्टर्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि तीनों के करंट को अगर ऐड कर लिया जाए तो बैटरी के नेट करंट के बराबर होगा। नंबर 3, नेट रेजिस्टेंस। इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू V अपान R होता है, इसलिए I1 जो है वो V1 अपान R1 होगा, I2 जो है वो V2 अपान R2 होगा और I3 जो है वो V3 अपान R3 होगा। और आपको पता है कि V1 जो है V1 V के बराबर है, V2 भी V के बराबर है और V3 भी V के बराबर है। By putting the values in equation 1 we get, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दीजिए। I की जगह आप लिखेंगे V अपान R, I1 की जगह V अपान R1, I2 की जगह V अपान R2 और I3 की जगह V अपान R3। आप इसे 1 अपान R इंटू V लिखें और इन सब में V कॉमन ले लीजिएगा। V कॉमन ले लिया। अब आप जानते हैं ये V इस V से कैंसल हो गया, तो कंक्लूजन आपको लिखना है खुद। कैसे कंक्लूजन लिखेंगे? सिंपली शुरू में लिख दें when two or more resistors are connected in parallel, the reciprocal of net resistance always equal to the sum of the reciprocals of all resistances. The reciprocal of net resistance always equal to the sum of the reciprocals of all resistance to be connected in parallel. अच्छा, अब बड़े मजे की बात यह है कि अगर आप रेजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस सर्किट की डिक्रीज हो जाती है और सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 5 ओहम का है, ये 10 ओहम का है और ये 15 ओहम का है और आपसे कहा जाता है कि आपने इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 होगा। एलसीएम ले लेंगे और जाहिर है आप जानते हैं यहाँ एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। 5 6 30, 10 3 30, 15 2 30। तो आपके पास ये जनाब 11 अपान 30 हुआ 1 अपान R, या R अपान 1 इज इक्वल टू 30 अपान 11। इससे क्या पता चला, तकरीबन R इज इक्वल टू 30 अपान 11 अप्रोक्सीमेटली 3 ओहम है। मैं रफली लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 3 ओहम। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अगर रेजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ा जाए तो सर्किट की नेट रेजिस्टेंस जो है वो सबसे छोटे रेजिस्टर से भी कम हो जाती। अगर रेजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ा जाए तो सर्किट की नेट रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टर से भी कम हो जाती। आखिरी टॉपिक है और वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव, मोटिवेट करने वाली फोर्स, EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है?
याद रखिएगा, किसी बैटरी की वोल्टेज नहीं बोलेंगे, गुनाह होता है। किसी बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं, उस सूरत में जब वो बैटरी किसी सर्किट के साथ ना जुड़ी हो। यानी आप सेल बाजार से लेकर आते हैं, उस पर लिखा है 1.5 वोल्ट। अब ये सेल क्या है? बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज देने वाला। इस पर लिखा है 1.5 वोल्ट। आपने इस सेल को अपनी टार्च में नहीं लगाया, आपने इस सेल को रेडियो में नहीं लगाया, बाहर ही रखा हुआ है। और उस वक्त जब वो किसी सर्किट को करंट नहीं दे रहा, उस वक्त उसकी वोल्टेज को या उसके दोनों एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस को आप ईएमएफ कहेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वोल्टेज सोर्स, the potential difference across the ends of a voltage source when it is not connected to any external circuit, when it is not connected to any external circuit, is called EMF, electromotive force. आपने जब सर्किट में लगा दिया तो अब ये जो करंट दे रही है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये जो करंट दे रही है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका डिक्रीज हो रहा है, याद रखिएगा वो ईएमएफ नहीं है। जब सर्किट में लगा है, सेल लगा है, बैटरी को सर्किट के साथ जोड़ा है, आपकी गाड़ी की जो बैटरी है, जब गाड़ी चल रही है तो वो जो वोल्टेज दे रही है उसको आप ईएमएफ नहीं बोलेंगे। जब गाड़ी से आपने बैटरी को निकाल दिया, बाहर रख दिया और वो सर्किट को करंट नहीं दे रही, उस वक्त उसकी दोनों सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलेंगे ईएमएफ। मैं रिपीट कर रहा हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वोल्टेज सोर्स व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर एक्सटर्नल सर्किट, when it is not connected to any external circuit, is called electromotive force या EMF। देखिए, ये आपकी सिंपल एक बैटरी है, सेल। कभी आपने इस सेल को खोल के देखा है? आज आपका ये होमवर्क है, बाजार से सेल लाने की जरूरत नहीं, घर में इस्तेमाल शुदा सेल लीजिएगा और सेल को खोलिए। आपको बड़ी हैरत होगी कि ये जो स्टील की कैप है, ये स्टील की कैप है, इसके अंदर जो है ग्रेफाइट का एक सिक्का है। उस ग्रेफाइट के सिक्के के गिर्द जो है एक लुब्रिकेंट लगा है, इंसुलेटेड लिक्विड लगा है, ये लुथड़ा हुआ है ग्लिसरीन टाइप के एक लुब्रिकेंट में। दिस इज इलेक्ट्रोड। और इसके चारों तरफ याद रखिएगा, यहां चारों तरफ एक काले रंग का पेस्ट है। कभी खोल के देखिएगा, इसे खोल के देखिएगा, काले रंग का पेस्ट है। और उसके बाद इसके ऊपर जो है एक कवर है, मेटल का कवर है। ज़हन में रखिएगा कि ये जो काले रंग का पेस्ट है जो इसके अंदर होगा, ये गालबन मैंगनीज डाइऑक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के और सल्फ्यूरिक एसिड के लिक्विड में गूंदा जाता है। इसकी वजह से ये जो ग्रेफाइट का सिक्का है, ये पॉजिटिव है। और यहाँ जो इसके गिर्द जो है आपने लगा रखी है, क्या ग्लिसरीन टाइप की कोई चीज होती है, वो इंसुलेटर का काम करती है। और ये सारा जो पेस्ट है, दिस इज नेगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। चुनांचे इसके गिर्द आपने देखा होगा कि यहाँ पर बैक साइड पर तो बाकायदा कोई कवर नहीं होता, मेटल की शीट नजर आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर 3 स्टार का लेबल कवर चढ़ा होता है। जब आप यहाँ एक तार जोड़ते हैं, यहाँ एक तार जोड़ते हैं, और उसके बाद उस तार के साथ यहाँ पर आप एक बल्ब जोड़ते हैं। देखिए, मैं बल्ब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा भी है, तो ये बल्ब रोशन हो जाता है क्योंकि बैटरी के नेगेटिव से, दिस इज नेगेटिव, करंट जाता है इस बल्ब को।
मान लीजिए ये बल्ब की बजाय मैं कोई और चीज लगा देता हूं, ये कोई रेजिस्टर है, कोई बड़ा सर्किट है, इस बड़े सर्किट को हम कहेंगे लोड। रेडियो मान लीजिए। अब ये जो करंट जा रहा है ये इस नेगेटिव मैंगनीज डाइऑक्साइड का जो यहाँ पेस्ट बना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कवर के ऊपर से, ये मेटालिक शीट जो है जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है, इसमें से होते हुए यहाँ जाते हैं। अब ज़हन में रखिएगा कि ये जो बैटरी है मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये बैटरी की ये जो है वो मेटालिक शीट है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, ये आपके पास बैटरी है पूरी। ये बैटरी की वोल्टेज है और करंट इस तरह से आता है, करंट इस तरह से आता है और आपने यहां पर एक लोड लगा रखा है, एक बड़ा रेजिस्टर लगा रखा है, आपने यहाँ टॉर्च है, हो सकता है कि आपने ये रेडियो दे रखा हो। दिस इज कॉल्ड लोड और इसकी रेजिस्टेंस आर है। और ये जो रेजिस्टेंस है ना स्मॉल आर जिसे मैंने कहा है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स भी हैं। ज़हन रखिएगा ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे कैथोड कहते हैं और ये पॉजिटिव है जिसे एनोड कहते हैं। अगर आप गौर करें, ये जो करंट जा रही है, करंट इस पूरे सर्किट में इस तरह सर्कुलेट होगा। अगर मैं इसको खोल लूं, अगर मैं यहां से तोड़ लूं, अगर मैं इसे तोड़ लूं तो आपके पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैंने इसे तोड़ लिया, इसको भी मैं सीधा यहां से तोड़ रहा हूं, यहां से मैं तोड़ लेता हूं, सीधा कर लेता हूं, तो ये मेरे पास ये लोड है जिसकी रेजिस्टेंस आर है और ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स है। दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हैं, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। बैटरी की वोल्टेज को V नहीं बोलेंगे, बैटरी की वोल्टेज को EMF बोलेंगे। याद रखिएगा, अगर आप बैटरी इस सर्किट के साथ नहीं लगाते तो उस वक्त बैटरी की वोल्टेज को आपने EMF कहना है, और जब आप सर्किट में लगा देते हैं तो फिर बैटरी की वोल्टेज को EMF नहीं कहा जाता, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ही कहा जाता है। अब इसमें देखिएगा कि ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स है और ये लोड की रेजिस्टेंस है, और दोनों अगर आप यहां से प्लीज यहां से तोड़ लें, अगर ये तोड़ के तार को सीधा कर लें तो ये इस तरह से हो जाएगी, इसे भी सीधा कर लें ये इस तरह से हो जाएगी। अब देखिए ये सीरीज में लगे हुए हैं, और जब सीरीज में होते हैं आप जानते हैं बैटरी ने यहां से करंट दिया है, ये करंट क्या है, कैपिटल आई। इंटरनल रेजिस्टेंस में ये करंट गया, ये यहां से होता हुआ इसमें से भी उतना ही करंट होगा और इस तरह से ये वापस यहाँ आ जाएगा। तो इसको भी जो करंट मिलना है वो कैपिटल आई मिलना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी जो करंट मिलना है वो कैपिटल आई ही मिलना है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बैटरी की जो ईएमएफ है ना, इंटरनल वोल्टेज के बराबर है, वी इंटरनल प्लस वी लोड। इसकी वोल्टेज, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। तो यहां पर दो हैं, ये बैटरी का इंटरनल सर्किट है जिसके रेजिस्टेंस को मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस कहा है, और ये बाहर वो लोड है जिसको बैटरी करंट प्रोवाइड करना चाहती है। तो ये इधर से इंटरनल रेजिस्टेंस से गुजर के वहां से जाएगा। चुनाचे बैटरी की जो ईएमएफ है वो इंटरनल वोल्टेज में और लोड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। याद रखिएगा, लोड की वोल्टेज को टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड की वोल्टेज को टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। और यहां पर देखिए वोल्टेज जो है I इंटू आर के बराबर होती है। अब जाहिर है इंटरनल वोल्टेज का मतलब होता है इंटरनल करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस लोड की वोल्टेज क्या होती है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो आपके पास यहां पर I कॉमन लेने पर R प्लस कैपिटल R हुआ, या आप इसे कह सकते हैं दिस इज I इज इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस कैपिटल R। ये ओम्स लॉ के मुताबिक है। सिंपली याद रखिएगा कि बैटरी की जो ईएमएफ है वो इंटरनल वोल्टेज प्लस लोड की वोल्टेज के बराबर है।
अब यहां पर अगर फर्ज कीजिए इफ वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी is not connected to external circuit, अगर एक्सटर्नल सर्किट से बैटरी ना जुड़ी हो तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा। देन आई आर, ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं, लोड की वोल्टेज कह सकते हैं और इसको टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। ऐसी सूरत में याद रखिएगा आपके पास ये जीरो होगा, जाहिर है लोड ही नहीं कोई। इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर प्लस जीरो, यानी जितनी भी बैटरी की ईएमएफ है उसके अंदर ही है। यहां पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, E इज इक्वल टू वी आई प्लस वी टी। वी लोड को क्या लिख दिया, वी टी। टी का मतलब टर्मिनल, एक्सटर्नल लोड की वोल्टेज को टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। इस बेस पर आपने ये सारा काम करना है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल एक बात याद रखिएगा कि जब बैटरी किसी सर्किट में ना लगी हो तो उस बैटरी की जो वोल्टेज है उसे ईएमएफ कहते हैं, बस सिंपल सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो ये आपका बेटा जी मुकम्मल हुआ चैप्टर, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स नहीं पढ़ाए और इसके अलावा पावर डिसिपेशन एंड एनर्जी कंजप्शन इन रेजिस्टर्स आपको नहीं पढ़ाया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अब न्यूमेरिकल करवाऊं और न्यूमेरिकल के बाद अगले पीरियड में ये चैप्टर क्लोज करने के बाद वो टॉपिक भी डिस्कस कर दूं। आप फिलहाल इतना ही याद कीजिएगा, आज आपका चैप्टर 13 मुकम्मल होता है, छोटा चैप्टर है। मैं इसके न्यूमेरिकल 1 या 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। बस बेटा आप लोग कुछ बन जाओ, मैं आप लोगों को कामयाब देख लूं, पूरी अच्छी खबरें आपकी मिलती रहें। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।